उससे पहले बात बीकानेर से बड़ी खबर की, जहां पर ईओ भर्ती मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 7 जगहों से 9 अभ्यर्थियों को पकड़ने की सूचना है। मुक्ता प्रसाद, जेएनवीसी, नापासर, कालू, खाजूवाला में कार्रवाई की गई है। जसरासर, नया शहर और पांचू थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया एसओजी के द्वारा। ईओ भर्ती का अभी परिणाम घोषित होना है, उससे पहले एसओजी की बड़ी कार्रवाई, पेपर खरीद फरोख्त की बात सामने आ रही है। एडीजी बीके सिंह, डीआईजी एसओजी परस देशमुख के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं एडिशनल एसपी सुनील कुमार, डीएसपी शकील अहमद फील्ड में सक्रिय रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विक्रम इस खबर पर कनेक्ट है फोन लाइन पर। विक्रम, ईओ भर्ती मामले में भी इस तरह से खरीद फरोख्त का मामला सामने? देखिए, निश्चित रूप से एसओजी लगातार जिस तरीके से जो भर्ती परीक्षाओं को लेकर कार्रवाई पूरे प्रदेश में कर रही है, आज बड़ी कार्रवाई बीकानेर में भी एसओजी की तरफ से की गई है, जहां 7 स्थानों पर जो है दबिश देकर 9 लोगों को जो है एसओजी की टीम ने उठाया है। और ये जो ईओ परीक्षा है उसमें जो है जो ये अभ्यर्थी हैं ये सब बैठे थे। अब ये किस तरह से इसमें इन्होंने मिली भगत की है या क्या नहीं किया है, इसके बारे में जो है खुलासा एसओजी मुख्यालय की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि मुख्यालय के निर्देश पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। और एडिशनल एसपी जो सुनील कुमार हैं उनके नेतृत्व में यहाँ टीमें आई थी और 7 टीमों ने जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से जो ये अभ्यर्थी हैं उन्हें उठाया है। अभी जो एसओजी की टीम है इन सभी लोगों को लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गई है और यह मुक्ता प्रसाद थाने में जो है सभी लोगों को यहाँ लाया गया था और उसके बाद यहाँ से जो एसओजी की टीम इन्हें मुख्यालय के लिए लेकर रवाना हो गई है। जी, ये बताइए विक्रम कि ईओ भर्ती परीक्षा कब हुई थी? दूसरी बात ये कि कितने लोगों को, किन परीक्षार्थियों यानी अभ्यर्थियों को उठाकर ले गई है, और खरीद फरोख्त का मसला ये कैसे समझ में कैसे आया एसओजी को, उन तक सूचना कैसे पहुंची? देखिए, एसओजी के पास कोई इनपुट था कि जो ये अभ्यर्थी हैं, जो 9 लोग हैं जिन्हें एसओजी की टीम ने उठाया है, वो 9 लोग जो हैं वो गलत तरीके से इस परीक्षा में जो है वो बैठे हैं। इसी बात को लेकर इन सब लोगों को उठाया है। अभी संदेह के आधार पर इन सब लोगों को उठाया गया है और पूरी जब जांच हो जाएगी उसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि इन्होंने क्या पेपर खरीदा है या क्या ये कोई दूसरे की जगह डमी कैंडिडेट के रूप में बैठे हैं। इन सब बातों का खुलासा जो है वो मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि टीम को यहाँ भेजा गया था और इन्हें जो उठाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की गई है। खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ भी मामला हो सकता है, लेकिन ये सभी चीजें जो है वो मुख्यालय से ही क्लियर हो पाएगी, क्योंकि एसओजी की टीम ने अपनी कार्रवाई के दौरान मीडिया से पूरी दूरी बनाई हुई रखी और इस तरह का कोई भी इनपुट जो एसओजी की टीम से नहीं मिला है। केवल जो स्थान है उनके बारे में ही ये सूचना मिली है कि इन स्थानों पर जो है वो कार्रवाई की गई है और इन लोगों को उठाया गया है। अब जो मुख्यालय के स्तर पर जो जांच होगी उसके बाद ही ये सामने आएगा कि कौन कौन लोग इनमें दोषी हैं, किस तरह से इन्होंने जो है परीक्षा में जो है हेराफेरी की है। इन सब चीजों का खुलासा होगा। लेकिन बड़े स्तर पर बीकानेर जिले में जो एसओजी की आज कार्रवाई हुई है उससे जो है लोगों में हड़कंप सा मचा हुआ है। जी, ईओ भर्ती परीक्षा कब हुई थी विक्रम, और परिणाम कब तक आने थे इसके? देखिए, ईओ परीक्षा का आयोजन अभी किया गया था और इसका भी परिणाम आना शेष है और उससे पहले ही जो है एसओजी ने ये कार्रवाई कर दी है। परिणाम कब तक आने की संभावना थी? परिणाम आने की अभी पुख्ता सूचना नहीं मिल पाई है कि कब तक इसका परिणाम आना था। परीक्षा हो चुकी है और इसमें अब जल्द ही परिणाम आने की बात जो है वो जानकारी में आई है। ये पूरा जो खुलासा है, तो बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी देने के लिए। तो ईओ भर्ती का भी परिणाम घोषित नहीं हुआ है कि इस बीच में खरीद फरोख्त का मसला सामने आया। एसओजी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 9 अभ्यर्थियों को 7 जगहों से पकड़ा गया है। एक तरफ आप देखिए राजस्थान में जहां एसआई भर्ती परीक्षा का मसला चल रहा है, दूसरी तरफ ईओ भर्ती परीक्षा में भी खरीद फरोख्त का मसला सामने आया है। और वहीं जयपुर के कालवाड़ से बड़ी खबर है, जहां चलती कार में आग लग गई। आग में पूरी तरह से कार जलकर राख हो गई है। गनीमत की बात यह रही कि ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली है। पुलिस ने गांव वालों की मदद से आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। आग लगने का कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सारण की ठाड़ी के पास ये हादसा हुआ है। आग लगती हुई कार की ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से आग की लपटें दूर दूर तक जा रही हैं।
ऊपर और धुएं का गुबार भी आप देखिए। इस आग ने पूरे कार को अपनी जद में ले लिया और आग बुझाने के बाद जो खूबसूरत कार थी वो खंडहर बनती हुई नजर आई। फिलहाल गनीमत यही रही कि कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। अब अचानक से सड़क पर दौड़ती हुई ये कार में आग कैसे लग पाई, फिलहाल ये कार्रवाई का विषय है। और ये भी बड़ी खबर, लेकिन कोटा से बड़ी खबर है, जहां धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई है। कार सवार बदमाशों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। हमले में सुनील की मौत बताई जा रही है। निखिल गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक सुनील की बदमाशों से पुरानी रंजिश थी और कार सवार बदमाशों ने ये ताबड़तोड़ हमला किया है। सीएडी दादाबाड़ी लिंक रोड पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जवाहर नगर थाना पुलिस अब हत्या की जांच कर रही है। तो एक शख्स की मौत हो गई है जिसका नाम सुनील था। निखिल दूसरा जो शख्स था वो घायल हो चुका है। ये बताया जा रहा है कि सुनील की जो कार सवार बदमाश थे उनसे पुरानी रंजिश थी और इस चक्कर में ही कार सवार बदमाशों ने हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय कोटा से। और डीग से भी बड़ी खबर है। डिप्थीरिया से 8 बच्चों की मौत के बाद एक्शन लिया गया। दरअसल हेल्थ डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है और 2 एएनएम को एपीओ कर दिया गया है। एक डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। सीएससी सीकरी में तैनात एएनएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीएमएचओ डीग ने इस बात की पूरी जानकारी दी है। दरअसल लापरवाही बरतने वालों पर निलंबन की गाज भी गिर सकती है। तो डिप्थीरिया जो इतनी देर तेजी से पैर पसार रहा है उससे 8 बच्चों की मौत के बाद से एक्शन लिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। डिप्थीरिया और ये जो बीमारी है वो तेजी से पैर पसार रहा है राजस्थान में। हालांकि लापरवाही के चलते 8 मासूम बच्चों की जान इसमें चली गई है। और अब खबर अलवर से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के मकान में तीसरी बार चोरी का प्रयास का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलवर से। कर्मचारी कॉलोनी स्थित मंत्री के आवास की छत पर बीती रात चोर आए और चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन मकान में नीचे सो रहे लोगों की जागे होने पर चोर छत की दीवार कूदकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां चोर दूसरी छत की दीवार से कूदकर पूर्व मंत्री शकुंतला रावत के मकान की छत पर कूदे और चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन चोर चोरी करने में असफल रहे। चोर छत पर लोहे का सबल छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा भी लिया। शर्म की बात है कि बांसूर में बहरोड में हमारे गांव मोहम्मदपुर में आए पहले, तो वहां पर भी हमने सूचित कर दिया पुलिस को कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई चोर आया है और वो चला गया है। फिर यहाँ अलवर में सामने वाले मकान में आए, ताले तोड़ गए, सामान बिखेर गए। तो फिर हमने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को कहा कि भाई इसकी जल्दी से जल्दी तहकीकात करें कि कौन किस उद्देश्य से आ रहा है। 2 बार गाँव में भी आना और अलवर में भी आना। आज रात को फिर से, पहले तो वो आया है 11 बजे पता नहीं कब से बैठा था छत पर, ये भी नहीं पता। अब आगे का तो कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं, लेकिन वो छत पे आया है। फिर उसने आराम से आधा घंटा रुका है। वो आधा घंटे बाद में फिर वो पीछे कूद के फिर हथियार लेकर वो सरिया और वो लेकर के वापस आया है। वापस आने के बाद जैसे ही आवाज़ आई छत पे से कूदने की, तो नीचे सीसीटीवी कैमरा ऑन किया, उसमें व्यक्ति दिख गया भागता हुआ, चलता हुआ जा रहा है वो आराम से। तो फिर नीचे से आवाज़ लगाई, भाई कौन है। फिर एकदम से वो भागे हैं। तो कितने जने थे, कौन थे, क्या मारने की साजिश है? आप देखिए सरिया कितना भारी है और कितना लंबा सरिया ले रखा है उन्होंने। तो ऐसे मार सकते थे, सिर फोड़ दे 1 मिनट में आदमी का। और सीधे लेकर चलते हैं जहां पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और मदन राठौड़ क्या कुछ बोल रहे हैं सुनाते हैं आपको। वो लोग सत्यापन करेंगे जिला स्तर पर, और वो सत्यापन वो प्रक्रिया चल रही है। उसमें सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, कैश पेमेंट भी नहीं होता, वो पेमेंट भी सारा इससे
आजकल ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन सिस्टम से ही होता है, ऐप से ही। तो यूँ करके हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। कल मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करेंगे विदेश दौरे से लेकर, क्या तैयारी, किस तरह की जिम्मेदारियां दी गई, कितने लोग इकट्ठा होंगे, क्या? मैं सोचता हूँ कि इसमें जिम्मेदारी जैसी कोई बात नहीं है। हमारे लोगों में बहुत उत्साह है। जब लोगों को ये पता चला है, जैसा मीडिया में भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी बहुत उत्साहित हैं और प्रयास लगातार कर रहे हैं कि राजस्थान के समग्र विकास के लिए औद्योगिकरण जरूरी हो गया है। तो वो पहले भी जाके आए, पहले महाराष्ट्र में गए, वहाँ से MOU करके आए लगभग 4.5 लाख करोड़ का। फिर उसके बाद वो जापान और उधर गए, वहाँ से भी MOU करके आए। और अभी इंग्लैंड और जर्मनी, वहाँ से भी वो MOU उन्होंने किया है। जैसा हम सबको पता है कि कई तो फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान में लोग करने को उत्साहित है। अरावली पर्वत श्रेणियों में भी कई लोग प्रयासरत हैं कि फिल्म सिटी का निर्माण किया जाए ताकि वहाँ पर लोगों को अवसर मिले। ऐसे ही उन्होंने एक स्टेडियम का, वो वैसे तो वो खुद आकर के बताएंगे, एक अलग प्रकार का, नवीन प्रकार का एक स्टेडियम निर्माण यहाँ पर करवाने की वो भी प्लानिंग है। कई उद्योग आएंगे यहाँ पर, जैसे मेट्रो रेल का वो इंजन और डिब्बा ये ऐसे बनाने का भी यहाँ पर लाने के प्रयास कर रहे हैं वो। ऐसे ही कई अभी जैसे हम मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उदयपुर के हवाई अड्डे का, जोधपुर का और जयपुर के हवाई अड्डे का विस्तारीकरण कर रहे हैं। बड़े बड़े जहाज यहाँ पर लैंड कर सके और यात्रियों को भी निकलने जाने में सुविधा रहे, इस प्रकार का प्रयास भी कर रहा है। काम शुरू भी कर दिया उन्होंने, बहुत प्रयास कर रहे हैं वो। तो वो सब जो है आम जनता को, आम युवकों को ये पता चल गया तो वो स्वतः ही उनका अभिनंदन करने के लिए आतुर है। तो कल निश्चित रूप से जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनका अभिनंदन यहाँ होगा। ये लगभग मैं सोचता हूँ कि लगभग 2 बजे यहाँ कार्यालय तक पहुँचने का उनका प्लानिंग है। तो मतलब पहले ही आ जाएंगे एयरपोर्ट पर और फिर यहाँ पहुँचने की उनकी प्लानिंग है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आ जाए। कितने कार्यकर्ता आएंगे, अच्छे संख्या में लोग आएंगे। लोगों को जैसी सूचनाएं मिल रही है उस हिसाब से तो बहुत उत्साह है। कोई डिसाइड नहीं किया टारगेट? हमने टारगेट देने की, इसमें मैं एक बात बताऊँ आपको, जब जनता स्वतः ही कर रही है तो जनता करेगी। तो हम कोई अपने प्रयास से लाने की योजना हमारी नहीं है। हमारी तो ये है कि जनता जब आ रही है तो हम उनका व्यवस्था तो हमको करनी पड़ती है कि हमारे यहाँ आ रहे हैं लोग, बाग आएंगे तो व्यवस्था तो हमको करनी है। कल त्योहार है, करवा चौथ है और रविवार भी है, तो क्या लगता है कि जो लोग स्वतः चल के आएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग त्योहारों में और इस समय दिवाली, बात सही है, कल करवा चौथ है इसलिए, लेकिन लोग उत्साहित है, लोग आएंगे, लोग पहुँचेंगे। इसीलिए बार कर रहे हैं, आपकी बात पिछली बार अंदर किया था? नहीं, पिछली बार अंदर किया था हमने। तो बीजेपी के टोंक की देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज दूसरा दिन है। बीजेपी कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। ऐसे में कल पहले दिन किसी ने नामांकन नहीं भरा। उनियारा एसडीएम कार्यालय में नामांकन भरे जाएंगे। निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां पूरी हैं। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कराने का समय है। विधानसभा क्षेत्र में 307 मतदान केंद्र पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे। 3,02,721 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये वनरेबल पोलिंग स्टेशन कोई नहीं है और पिछले चुनाव में भी कोई ऐसा वनरेबल पोलिंग स्टेशन की स्थिति नहीं थी। क्रिटिकलिटी का हम जो है लाइन ऑर्डर के हिसाब से जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है उनकी हम असेसमेंट कर रहे हैं। वो हमारा जो है ये देश काल परिस्थिति पे निर्भर करता है। जो कैंडिडेट फाइनल होंगे उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, तो वो चीज़ें समय समय पर जो है वो चेंज होती रहती हैं।
और इधर बालोतरा के सिरधरी थाना क्षेत्र के कादानाडी गांव में एसआई की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मृतका के परिजनों ने पति सहित 3 के खिलाफ हत्या का मामला थाने में दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर मोर्चे में रखवाया गया है। मृतका के परिजनों का सिरधरी हॉस्पिटल के बाहर धरना चल रहा है और परिजनों की मांग है कि उनकी बेटी सीमा की हत्या कर शव टांके में डाला गया, इसलिए हत्या के आरोपी सीमा के पति एसआई खेताराम, उसकी मां और पुलिस कांस्टेबल भाई को गिरफ्तार किया जाए। ये मांग है कि जो भी इसके अंदर सम्मिलित है उनके खिलाफ जो भी दोषी है उनको कार्रवाई करें और कोई भेदभाव नहीं करे, गिरफ्तार करें। कल दोपहर को एक सूचना मिली थी कि कादानाडी में सीमा पत्नी खेताराम जाट ने की टाँके में गिरने से मृत्यु हो गई है, जिस पर मन थानाधिकारी में जाप्ता मौके पर पहुंचे। मृतका का शव बाहर निकाल कर किसी ऐसे सिलेंडर में रखा गया है। मृतका के भाई द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई कि उसके पति व उसके रिश्तेदार द्वारा उसकी मार करके हत्या कर दी गई, फिर टाँके में डाला गया। और देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जोधपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में एक बार फिर चूक सामने आई है। जेल प्रशासन द्वारा की गई नियमित जांच के दौरान जेल वार्ड से हीटर की स्प्रिंग और अफीम का दूध पाया गया है। इसके बाद से जेल उपाधीक्षक ने रातानाडा थाना पुलिस को लिखित शिकायत पेश कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। सूत्रों की माने तो शिकायत में जिस अवैध गाढ़े पदार्थ का उल्लेख किया गया वह अफीम का दूध है। ऐसे में जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते हैं कि आखिर अफीम का दूध और हीटर की स्प्रिंग जेल वार्ड तक पहुंची कैसे। गौरतलब है कि जेल में पूर्व में भी कई बार मोबाइल, सिम, चार्जर, अफीम आदि निषिद्ध सामग्री कई बार जब्त की जा चुकी है। और इधर अलवर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने शराब माफिया के ठिकानों पर दबिश देकर 5 शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया है और साथ ही 7000 लीटर वॉश भी नष्ट किया है। वहीं पुलिस को देखकर शराब माफिया फिलहाल मौके से फरार हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस ने 2 थाने की आबकारी पुलिस ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और मायानगरी मुंबई में सलमान खान के नजदीकी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शक की सुई जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ भी घूमी है। पहले भी लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मौत के घाट उतारने का दावा कर चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा सिद्दीकी का मर्डर चर्चाओं में लॉरेंस। कैसे हुई सलमान लॉरेंस में दुश्मनी? बिश्नोई समाज क्यों है सलमान से नाराज? अक्टूबर को एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर हत्या कर दी गई। इस केस में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लॉरेंस गैंग के नाम पर मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाला शुभू उर्फ शुभम अभी फरार है। मुंबई पुलिस की 5 टीमें और क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल जांच में जुटी है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से क्यों दुश्मनी है? आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझाते हैं। साल 1998 के सितंबर महीने में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान से लेकर सैफ अली खान और तब्बू जैसे कलाकार जोधपुर में डेरा डाले हुए थे। जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर भवाद कस्बे में 27-28 सितंबर की रात कांकाड़ी गांव में सफेद जिप्सी की रोशनी चमकी। गांव वालों ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि शिकारी चिंकारा या काले हिरण की तलाश में हैं। जब तक वो कुछ कर पाते तब तक गोली चलने की आवाज आई। गांव वाले उस तरफ भागे जहां से आवाज आई थी।
पास पहुंचे तो जिप्सी को तेजी से वहां से भागते देखा। कुछ नौजवानों ने जिप्सी का पीछा भी किया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। अगले दिन अखबारों में एक चश्मदीद के हवाले से इस घटना की खबर छपी। चश्मदीद ने दावा किया कि उसने भागती हुई जिप्सी में बैठे सलमान खान को पहचान लिया था। इसके बाद बवाल मच गया। मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म्स पहुंच गई, जहां सलमान समेत हम साथ साथ है के क्रू ठहरे हुए थे। वहां से ब्लैक बक या काले हिरण के अवशेष मिले। इसके बाद 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराई। फिर 4 और मामले दर्ज हुए। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। सलमान पर मुकदमे और जेल जाने के बावजूद बिश्नोई समाज के लोगों ने उन्हें माफ नहीं किया। तो आखिर बिश्नोई समाज के लिए काले हिरण का शिकार इतना परेशान करने वाला क्यों था, इसको भी समझ लेते हैं। बिश्नोई समाज की नींव गुरु जंभेश्वर या जंभोजी महाराज ने रखी थी। उन्होंने अपने समाज के लिए 29 नियम बनाए, जिसमें शुद्ध शाकाहार से लेकर पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा जैसे वचन शामिल हैं। गुरु जंभेश्वर के बाद बिश्नोई समाज के लोगों ने 29 वचनों को अपने दिल से लगाकर रखा। जोधपुर, बीकानेर और उसके आसपास रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग उस रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाले काले हिरण के संरक्षण के लिए मशहूर हैं। एक तरीके से उनकी पूजा करते हैं। जब सलमान खान का नाम काले हिरण के शिकार में आया तो उन्हें बड़ा झटका लगा। बिश्नोई समाज ने सलमान खान से पूरे मामले पर समाज के सामने माफी मांगने की शर्त रखी। कहा कि वो बीकानेर के मुक्तिधाम मुकाम आकर समाज के बुजुर्गों के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लें, तब उन्हें माफ करने पर विचार किया जा सकता है। सलमान ने न तो माफी मांगी और न ही बिश्नोई समाज ने उन्हें माफ किया। साल 2018 में पहली बार सलमान खान और ब्लैक बक केस में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई, जिसने तब तक अपराध की दुनिया में ठीक ठाक नाम कमा लिया था। बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और तब से लेकर अब तक लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने की प्लानिंग करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।